Good evening, everyone. ठीक है, लेट्स स्टार्ट जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं पे शुरू करते हैं. ठीक है. व्हाट वी वर डूइंग इज मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन. मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन हमने क्लियर कर लिया था. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज एक क्वेश्चन आता है इससे इम्पोर्टेंट. और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेज एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस is invariably an exothermic process. Why? तो ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं हम इसको. ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब भी एब्जॉर्प्शन होता है किसी गैस का, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस इज ऑलवेज इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो ये कहना चाह रहा है अगर सपोज एक एड्सॉर्बेंट है जो हमने यहाँ पे लिया, दिस इज आवर एड्सॉर्बेंट. एड्सॉर्बेंट पे अगर कोई गैस एड्सॉर्ब हो जाती है, दैट मीन्स उसके ऊपर सरफेस पे एड्सॉर्ब होती है, तो इस एड्सॉर्प्शन के साथ हमारी हीट रिलीज होती है. हीट इज रिलीज फ्रॉम दिस प्रोसेस. सो क्वेश्चन इज सेइंग कि व्हाई एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. ठीक है. तो इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू? प्लीज से यस और नो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. ये बात क्लियर है? कह रहे हैं जब भी कोई गैस एड्सॉर्ब होती है तो उसमें हीट रिलीज होती है. जब भी कोई गैस एड्सॉर्ब होती है तो उसमें हीट क्यों रिलीज होती है, वो बताओ. ठीक है. तो इसका आंसर हम टेक्स्ट में ढूंढते हैं एनसीईआरटी में. तो इसका एनसीईआरटी ने आंसर जो है बहुत ज्यादा घुमा फिरा के लिखा हुआ है. उसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, पर हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी लैंग्वेज ही फॉलो करने वाले हैं. तो सबसे पहले ये लाइन ये रही, एड्सॉर्प्शन इज इनवेरिएबली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी हमेशा एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक होती है. ठीक है. इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट डेल्टा एच इज नेगेटिव. तो पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी का साइन क्या होता है? एंथैल्पी का साइन होता है नेगेटिव. डेल्टा एच इज नेगेटिव. When a gas is adsorbed, the freedom of movement of its molecule become restricted. अब यहां से वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, यहां से आंसर शुरू है हमारा. तो पहला एक पॉइंट यहाँ पे कह रहा है when a gas is adsorbed, the movement freedom of movement becomes restricted. ये फर्स्ट पॉइंट है. This leads to decrease in the entropy of the gas after adsorption, that is delta S is negative. ठीक है. सो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट
यहाँ से शुरू होगा हमारा आंसर। फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, thermodynamic important requirement is that delta G must be negative. See, there is decrease in Gibbs energy. On the basis of equation delta G is equal to delta H minus T delta S, delta G can be negative if delta H is sufficiently high negative as minus T delta S is positive. यहाँ तक हमारा आंसर आता है इसका। ठीक है, सो इनके पहले पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है गैस इज एब्सॉर्ब एंड द मूवमेंट बिकम restricted. In this case, delta S is negative. For a process to be spontaneous, thermodynamic requirement is that delta G must be negative. On the basis of the equation, delta G can be negative if the value of delta T minus T delta S is positive and delta H has to be sufficiently negative. तो इन वर्ड्स को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा है एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों है, तो इसका आंसर ढूंढने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से जब एड्सॉर्प्शन होती है, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस, जब गैस का एड्सॉर्प्शन होता है तो उस पे सरफेस पर चीजें एड्सॉर्ब हो जाती हैं। तो तुम मुझे बताओ ओके जब एड्सॉर्प्शन होती है तो तुम मुझे बताओ गैस कब ज्यादा फ्री थी, पहले गैस ज्यादा फ्री थी या बाद में गैस ज्यादा फ्री है? एड्सॉर्ब होने से पहले वो हवा में थी, तो फ्रीडम कहां पे ज्यादा है ये बताओ, पहले या बाद में? पहले या बाद में ये लिखना है तुम्हें चाहे। पहले वो ज्यादा फ्री था और जब वो एड्सॉर्ब हो गया, एड्सॉर्ब होने के बाद उसकी फ्रीडम कम हो गई। तो फ्रीडम या फिर डिसऑर्डरनेस, इसको हम एक फंक्शन में पढ़ते थे, दैट इज एंट्रोपी। वेरी गुड। एंट्रोपी हमारा पहले अगर S1 थी और बाद में एंट्रोपी S2 है, तो जिसकी फ्रीडम ज्यादा होती है उसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है। सो आई कैन से S1 एंट्रोपी ज्यादा है S2 से। एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या होती है? कौन कितना फ्री है, हाँ कितना रैंडम है। डिग्री ऑफ रैंडमनेस को हम बोलते हैं एंट्रोपी। और पहले एंट्रोपी ज्यादा थी जब वो एड्सॉर्ब नहीं था और बाद में एंट्रोपी कम हो गई। सो आई कैन से S1 इज ग्रेटर देन S2। तो अगर S1 इज ग्रेटर देन S2 तो अगर मैं बोलूं डेल्टा S होगा S2 माइनस S1। तो डेल्टा S अगर S2 छोटा है और S1 बड़ा है तो आई कैन से ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। यहां तक सबको क्लियर है कि डेल्टा S नेगेटिव क्यों आएगा? प्लीज टाइप यस और नो। जिसको नहीं आया यू कैन से रिपीट। मैं ये कह रहा हूं जब कोई गैस एब्जॉर्ब होती है तो ऊपर रैंडमनेस ज्यादा है और बाद में रैंडमनेस कम है। ठीक है, सो अगर हम चेंज इन एंट्रोपी निकालना चाहें
तो हमेशा S2 माइनस S1 होती है डेल्टा। चेंज हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में फाइनल माइनस इनिशियल लिया जाता है। तो फाइनल कम है और इनिशियल ज्यादा है, तो कम माइनस ज्यादा will be negative. Delta S will be negative for this process. I hope this is clear to everyone now. So अब देखो, जब भी हमें कोई चीज होती है या नहीं होती, ये चीज बतानी हो केमिस्ट्री में, तो हम एक फैंसी वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए एक फैंसी इक्वेशन यूज करते हैं। हम सीधा सीधा नहीं बोलते कि ये काम होगा, ये काम नहीं होगा। हमें बोलना पसंद है थर्मोडायनेमिक्स की टर्म में, बिकॉज दिस इज द कूलेस्ट चैप्टर जो हमने आज तक पढ़ा है और जो हमें समझ नहीं आया। तो हम हमेशा कोई चीज होती है या नहीं होती, उसको इसी इक्वेशन से बोलते जाएंगे, चाहे वो इस चैप्टर में आए या मेटलर्जी में आए। यू हैव टू नो, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज फॉर गिब्स एनर्जी, और गिब्स एनर्जी में कोई भी काम अगर होता है, कोई काम इस दुनिया में अगर होता है, तो वो काम इसीलिए होता है क्योंकि उस काम का थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में डेल्टा जी नेगेटिव होता है। अगर कोई काम इस दुनिया में नहीं होता, जैसे तुम्हारी पढ़ाई घर पे, तो उस चीज का गिब्स एनर्जी डेल्टा जी का फंक्शन पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, किसी चीज को होने के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, ठीक है। और डेल्टा, अगर कोई चीज नहीं होती तो वो चीज नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाती है, और उसके इसीलिए डेल्टा जी शुड बी पॉजिटिव। ये बात तो तुम याद रख सकते हो थर्मो से, और कुछ याद रखो ना रखो, से यस और नो। ठीक है। सो अगर ऐसी बात है कि अगर कोई भी काम इस दुनिया में करना है, तो उस काम के लिए गिब्स एनर्जी शुड बी नेगेटिव। तो अभी हम एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस की बात कर रहे थे, और एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस, अगर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस होगी, अगर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस होती है, तो उस केस में उसका डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। अगर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस हुई, किसी गैस की एड्सॉर्प्शन हुई, तो उसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा, कंफर्म बात है थर्मो के हिसाब से। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब हमें अभी अभी हमने निकाला था कि फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस, अगर कोई गैस एड्सॉर्प्शन करती है, तो डेल्टा एस उस प्रोसेस के लिए क्या होगा, नेगेटिव, राइट। ये अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव टर्म रख देता हूँ, नेगेटिव है डेल्टा एस, और इसके आगे नेगेटिव है, और इसके आगे डेल्टा एच है। तो दैट मीन्स डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस हो गया। मतलब इसकी वैल्यू हमने नेगेटिव रखी है, तो उसके साइन को अगर मैं डेल्टा एस के साइन को बाहर निकाल के माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स टी डेल्टा एस टर्म इज आवर पॉजिटिव टर्म। अब ये टर्म कैसी हो गई हमारी, पॉजिटिव। और क्योंकि एड्सॉर्प्शन हो रहा है, तो डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। ये टर्म पॉजिटिव है और इस टर्म को नेगेटिव होना है, तो ये टर्म तभी नेगेटिव हो सकती है जब इस पॉजिटिव टर्म में कोई नेगेटिव टर्म इससे भी बड़ी जुड़ेगी। दैट मीन्स फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस डेल्टा एच मस्ट बी, इट इज कंपल्सरी दैट डेल्टा एच must always be negative. This is not must be, क्योंकि गैस एड्सॉर्ब हो रही है, तो डेल्टा एच डेल्टा जी तो नेगेटिव है ही, दिस इज गिवन। इसको नेगेटिव होने के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव बन गया, तो इसको नेगेटिव होना ही पड़ेगा, तभी डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस तभी हो सकती है
जब डेल्टा एच नेगेटिव हो। ये बात जिसको क्लियर हो गई प्लीज राइट क्लियर, जिसको नहीं हुई प्लीज राइट रिपीट। हाँ बड़ी होना भी जरूरी है, पर बड़ी भी होना जरूरी है, बट दैट इज नेगेटिव वाली बात तो कंफर्म ही है। अच्छा मेरे पास कुछ ही बच्चों के रिप्लाई आए हैं, सबके नहीं आए। सर फिर बड़ी वाली बात भी तो कंफर्म ही है। हाँ बड़ी वाली भी कंफर्म है, पर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हमसे क्वेश्चन में पूछा तो इसीलिए हम उसकी वैल्यू की बात नहीं कर रहे। क्वेश्चन में पूछा होता इट्स वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, तो शायद मैं वैल्यू की बात करता। ठीक है, सो अब पॉइंट मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखो हमें पता है जब गैस एब्जॉर्ब होती है तो उसकी रैंडमनेस कम हो जाती है। अगर किसी चीज की रैंडमनेस कम हो जाती है तो उसकी एंट्रोपी नेगेटिव होती है, दैट वी हैव फाउंड आउट। ठीक है, अगर किसी की एंट्रोपी नेगेटिव है तो थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन में डालने से टी डेल्टा एस की टर्म हो जाती है पॉजिटिव। अगर टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाता है और इस काम को होना ही है तो ये पॉजिटिव है, सपोज ये पॉजिटिव है 5 यूनिट। सपोज टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव और तुम्हें इसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए डेल्टा एच मस्ट बी -7 या -6 कम से कम, सो दैट ये नेगेटिव हो जाए। अगर ये पॉजिटिव होगा तो दिस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसीलिए अगर टी डेल्टा एस पॉजिटिव है तो डेल्टा एच कैन ऑलवेज हैज टू बी नेगेटिव। ठीक है, ये क्लियर है? आराधना, अशनूर, आर्यन और राजीव। सोनी तुम थोड़ा सा लेट आए हो तो तुम स्टार्टिंग का वीडियो देख लेना जब ये अपलोड होगा। ठीक है, हाँ आयुष सिर्फ एब्जॉर्प्शन पे लगती है, एब्जॉर्प्शन पे नहीं। ठीक है, अच्छा, सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन कि व्हाई एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। वो क्या कह रहे हैं, देखो आप इनके पॉइंट्स को रीड करो तो समझ आ जाएगा। व्हेन अ गैस इज एब्जॉर्ब इट्स फ्रीडम बिकम रिस्ट्रिक्टेड, फ्रीडम कम हो गई, इस वजह से डेल्टा एस इज नेगेटिव। फ्रीडम कम होने से डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव है और फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। डेल्टा जी को अगर नेगेटिव होना है तो ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव ओनली इफ डेल्टा एच इज इतना नेगेटिव कि वो माइनस टी डेल्टा एस को के पॉजिटिव साइन को नेगेटिव बना दे। डेल्टा एच मस्ट बी सफिशिएंटली मतलब इतना वैल्यू में नेगेटिव होना चाहिए कि टी डेल्टा एस को काउंटरैक्ट कर दे, और इसी वजह से एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होगी and this will make the delta G negative for this process. So this is the answer to the question. और एक इन्होंने जनरल टर्म में भी ये बात बता रखा है। जनरल टर्म में एक और इसका एक्सप्लेनेशन है, दिस इज ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन द रेजिडुअल फोर्सेस इन द सरफेस एनर्जी व्हिच अपीयर्स एज हीट। तो ये सेकंड पॉइंट बना सकते हो, ये पूरा एक ही पॉइंट एक ही पैराग्राफ में आ सकता है। और ये सेकंड पॉइंट मैं दोबारा समझाता हूँ। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है जो रेजिडुअल फोर्सेस बच गए थे, दैट मींस ठीक है, इस मॉलिक्यूल का कुछ बचा हुआ फोर्स है, इस मॉलिक्यूल का कुछ बचा हुआ रेजिडुअल फोर्स है। तो ये रेजिडुअल फोर्स जब वो बना लेता है तो एड्सॉर्प्शन हो जाता है। जैसे ही बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने से कोई भी न्यू बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड टूटते वक्त एनर्जी चाहिए होती है। तो दिस इज द रीजन, अगर यहाँ पे न्यू फोर्सेस डेवलप होंगे
तो जनरल टर्म में बोलूं, व्हेन न्यू फोर्सेस आर फॉर्म्ड, नए फोर्सेस बन रहे हैं, ठीक है, तो रेजिडुअल फोर्सेस जो थे वो रिलीज हो जाते हैं, यानी कि वो एनर्जी जो है वो रेजिडुअल सरफेस के ऊपर जो एनर्जी थी वो सरफेस एनर्जी रिलीज हो जाती है क्योंकि नए बॉन्ड बन रहे हैं। वो सरफेस एनर्जी क्या बन के निकलती है? इट इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो दिस इज अनदर वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन कि व्हाई एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस इज एक्सोथर्मिक। तो इसका आंसर में एक पॉइंट ये भी लिखेंगे कि व्हेन residual forces are released, new forces are formed, the surface energy is released as heat. That is why this process is exothermic. ठीक है, क्लियर है? प्लीज से yes or no, ये वाला सेकेंड पॉइंट भी। ठीक है, नेक्स्ट इज आवर अगर जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन प्रोसीड करती है, जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन आगे बढ़ती है तो डेल्टा एच लेस एंड लेस नेगेटिव बन जाता है until it becomes equal to minus T delta S, and at this point equilibrium is attained. अगर है कि सपोज ये हमारा एड्सॉर्बेंट है, हमने बोला था डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होना चाहिए। अगर डेल्टा एच हमारा नेगेटिव होना चाहिए था, सपोज ये -5 है और दिस इज -2, तो जैसे एड्सॉर्प्शन होती है, एक एड्सॉर्प्शन हो गई, दो एड्सॉर्प्शन हो गई, तो ये -5 से -2 नहीं है, ये हमारा टोटल ये टोटल हमारा +2 है, माइनस टी डेल्टा एस करके आया +2, तो -5 +2 -3 यानी रिएक्शन होगी। फिर थोड़ी और एड्सॉर्प्शन हुई, और एड्सॉर्प्शन होने पर हमारा माइनस डेल्टा एच थोड़ा कम होती जाती है, क्योंकि -4 +2 -2, तो ये -3 +2 -1, फिर -2 +2 0। दैट मीन्स डेल्टा जी एक पॉइंट पे आके जब पूरी की पूरी एड्सॉर्प्शन हो गई, जितनी मैक्सिमम हो सकती थी, उस पॉइंट पे डेल्टा जी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू धीरे धीरे लेस नेगेटिव होती जाती है विद एड्सॉर्प्शन, बिकम्स लेस नेगेटिव। ये डेल्टा एच की वैल्यूज थी। डेल्टा एच पहले मोर नेगेटिव था -5, थोड़ी एड्सॉर्प्शन हुई, -4 हो गया किलो जूल, -3 -2, ठीक है। जब वो -2 हो गया और टी डेल्टा एस +2 था, डेल्टा जी क्या हो जाएगा? 0। तो इस केस में जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होती है, तो एक लाइन ये लिखी हुई है कि एज एड्सॉर्प्शन प्रोसीड्स, then value of delta H becomes less negative, धीरे धीरे कम होती जाती है, और जैसे जैसे कम होती जाती है, फाइनली when it becomes equal to T delta S, delta G comes to be 0। अब इस केस में क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम आ गया। दैट मीन्स जितना जितना एड्सॉर्ब हो रहा है उतना ही डिसॉर्ब हो रहा है, तो यानी कि इक्विलिब्रियम हैज सेट अप, एड्सॉर्बेंट प्लस एड्सॉर्बेट इज गिविंग एड्सॉर्प्शन। यहाँ पे एड्सॉर्प्शन होके एड्सॉर्ब होके वी कैन से सॉलिड गैस एड्सॉर्ब हो गया। तो इक्विलिब्रियम अगर आ गया तो जितना एड्सॉर्प्शन होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन will become equal to rate of desorption. जब rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, in this case we can say equilibrium has been attained. equilibrium को पता लगाने का तरीका ये होता है, अगर कभी किसी के सिस्टम में equilibrium आता है तो उस सिस्टम में उसकी गिब्स एनर्जी 0 हो जाती है। गिब्स एनर्जी 0, तो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये इस लाइन का मतलब है जो यहाँ पे लिखी है कि एज द एड्सॉर्प्शन प्रोसीड्स डेल्टा एच बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव
ultimately it becomes equal to T delta S, delta G becomes 0. At this stage equilibrium is attained. तो मुझे बताओ ये वाली लाइन क्लियर है? प्लीज से yes or no. इसमें ये कह रहे हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ, डेल्टा एच हमने पढ़ा नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव है. सपोज यहाँ पर एड्सॉर्प्शन स्टार्ट हुई, एड्सॉर्प्शन जैसे ही स्टार्ट हुई तब एक्सोथर्मिक प्रोसेस में पहले हीट रिलीज हुई थी -5 किलो जूल्स. ठीक है, पहले सिर्फ एक एड्सॉर्ब हुआ, फिर 2 एड्सॉर्ब हो गए. जब 2 एड्सॉर्ब हो गए तो ये सरफेस तो पूरी हो गई, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6. जब ये सारे एड्सॉर्ब हो चुके हैं तो और ज्यादा एनर्जी थोड़ी रिलीज होगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज कहाँ से हो रही थी? बॉन्ड बनने से. तो जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाता है तो एंथैल्पी हीट रिलीज होना कम होता जाता है, -5 किलो जूल से -4, -3, -2. ठीक है, जब एड्सॉर्प्शन मैक्सिमम हो गया तब उस केस में देखो ये है डेल्टा, ये है डेल्टा एच की वैल्यूज, ये है टी डेल्टा एस की वैल्यू, और इन दोनों को मिला के आती है गिब्स एनर्जी की वैल्यू. तुम बस ये समझ लो, तुमने बोला था जो एंथैल्पी है वो नेगेटिव होता है, तो एंथैल्पी नेगेटिव होता है, बट जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होता है तो एंथैल्पी लेस नेगेटिव होता जाता है. जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब होना शुरू होंगे तो एंथैल्पी कम नेगेटिव होती जाएगी. एक पॉइंट आएगा कि डेल्टा एच विल बिकम इक्वल टू टी डेल्टा एस, और इन दोनों का सम 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एच -2 होगा और टी डेल्टा एस +2 होगा. इस केस में गिब्स एनर्जी हो जाएगी 0, और गिब्स एनर्जी 0 होने पर ये प्रोसेस यहीं पर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगी. ठीक है, अच्छा मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइन टू लाइन. इस केस में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर समझ नहीं भी आता, क्योंकि थर्मो से रिलेटेड है. 11th की कंसेप्ट बाद में तुम कर लोगे 12th कंप्लीट करने के बाद रिवाइज, तो तुम्हें समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत ये चीज़ें. नहीं, ज़रूरी नहीं है कि डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव हो. ठीक है, वो हमारा डेल्टा एस पॉजिटिव होता है फॉर बोथ दिस सिस्टम. स्पॉन्टेनियस होने के लिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों का डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, और जो अभी हम बात कर रहे हैं दैट इज ओनली सिस्टम, हम सराउंडिंग यहाँ पे ले ही नहीं रहे, तो इसीलिए ये इक्वेशन यूज करते हैं. प्रोसेस कैन बी स्पॉन्टेनियस इवन इफ डेल्टा एस इज नेगेटिव, अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो ज्यादा नेगेटिव. अच्छा नेक्स्ट. ये सर जब हाँ बोलो. ये सर जब तक डेल्टा जी 0 नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी. हाँ, एड्सॉर्प्शन होती रहेगी, और जब डेल्टा जी 0 हो गया तो दोनों प्रोसेस होंगे बराबर, एड्सॉर्प्शन भी डिसॉर्प्शन भी. ओके सर. ठीक है, अब नया टॉपिक करते हैं. नया टॉपिक इज टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन. सोनी यहाँ से समझ आना शुरू हो जाएगा तुम्हें, स्टार्टिंग का छूट गया तो कोई बात नहीं. टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन, व्हाट डू यू मीन बाय टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन? एड्सॉर्प्शन जो होता है इट इज ऑफ 2 टाइप्स. Adsorption is of 2 types. One is chemical adsorption, जिसे हम बोलते हैं chemisoption, and the other one is physical adsorption, that is known as physisorption. So chemisoption is due to, ये इनका रीजन अलग है, एड्सॉर्प्शन ओवर केमिकल बॉन्ड बनने की वजह से, इज ड्यू टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उसे बोलते हैं केमिसॉर्प्शन. अगर एड्सॉर्प्शन हो ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस हो, वॉन डेर वाल फोर्सेस, तो उस एड्सॉर्प्शन को बोलते हैं फिजियोसॉर्प्शन. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, वन इज
physiosoption and one is chemisoption. ठीक है, तो ये इनके बीच का डिफरेंस ये है that if adsorption occurs due to van der Waals force क्या होते हैं? They are just attractive force, ये बॉन्ड नहीं होते. तो अगर सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से है देन इट इज कॉल्ड फिजियोसॉप्शन. और अगर केमिकल बॉन्ड्स बन जाएं तो ऐसे को बोलते हैं केमिसॉप्शन. तो इसको तुम ऐसे समझो दैट अगर तुम एक एग्जांपल लो रस्टिंग का. रस्टिंग में सपोज वी हैव आयरन. आयरन के ऊपर जो ऑक्सीजन है वो आके Fe2O3 बना लेता है. रस्टिंग बना लेता है ना. तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे जो ऑक्सीजन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया इसके ऊपर इन द फॉर्म ऑफ रस्ट. क्या आवाज नहीं आ रही क्या ढंग से? क्या स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, लैगिंग हो रही है सबके? बताओ यस और नो. सही चल रहा है? अच्छा, सबका यहाँ पे सही चल रहा है. मनप्रीत शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रही है तुम्हारे एंड पे, तो एक बार चेक करो, वाईफाई वगैरह के पास जाओ तो सही हो जाएगा. अच्छा, सो ऑक्सीजन जो है Fe के ऊपर आकर Fe2O3, ठीक है, तो Fe2O3 बना रहा है. इस पॉइंट में बताओ ये केमिकल बॉन्ड की वजह से हुआ या फिजिकल बॉन्ड की वजह से हुआ? केमिसॉप्शन है या फिजियोसॉप्शन? केमिसॉप्शन, क्योंकि आयरन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया इसीलिए वो उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो गया. तो दिस इज एन एग्जांपल इन विच केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम एंड दिस इज नोन एज केमिसॉप्शन. ऑन द अदर हैंड, जो हमारा चारकोल वाला एग्जांपल था, अगर हम चारकोल ले रहे थे और चारकोल पर O2 भी एड्सॉर्ब हो सकती थी, Cl2 भी एड्सॉर्ब हो सकती थी, कोई भी गैस एड्सॉर्ब हो जाती थी इसके ऊपर. और तो इस केस में जो अट्रैक्शन होता है चारकोल में अट्रैक्शन जो है इट इज काइंड ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन. वो किसी को भी अट्रैक्ट कर लेता है. इट इज ड्यू टू वैन डर वाल फोर्स. वैन डर वाल फोर्स क्या होता है? बस अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को वैन डर वाल फोर्स बोलते हैं. These are attractive intermolecular forces. इसे बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स. तो ये वाला एड्सॉर्प्शन इज फिजियोसॉप्शन. तो दो तरह का एड्सॉर्प्शन है, वन इज फिजियोसॉप्शन, वन इज केमिसॉप्शन. डिफरेंस बिटवीन देम इज क्लियर. फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज क्लियर. से यस और नो. ठीक है. सो अब बात कर रहे हैं कि हम इनके बारे में, केमिसॉप्शन और फिजियोसॉप्शन के बारे में और क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है. सो एक तो यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे, नेक्स्ट टेबल बना हुआ है नेक्स्ट पेज पे, उसको ज्यादा वो अच्छा है, यहाँ से हम छोड़ सकते हैं. पहली चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो डाइहाइड्रोजन इन ऑन निकल. निकल पे डाइहाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन होना इज एन एग्जांपल ऑफ फिजियोसॉप्शन. वो तो सेम चीज रही है, बस वो केमिकल बॉन्ड नहीं बन रहे उस केस में, उसमें फिजिकल बॉन्ड बन रहे हैं. तुम बताओ क्या रस्टिंग नाइट्रोजन के साथ हो सकती है? क्या आयरन नाइट्रोजन के साथ रेस्ट कर सकता है? नहीं, आयरन तो ऑक्सीजन के साथ ही रेस्ट करेगा. तो आयरन ऑक्सीजन को ही क्यों एड्सॉर्ब कर रहा है? क्योंकि उसके बीच में केमिकल बॉन्ड बन रहा है. ऑन दी अदर हैंड, जो हमारा चारकोल है वो चारकोल ऑक्सीजन को भी कर रहा है, नाइट्रोजन को भी कर रहा है, हर चीज को कर रहा है. इससे हमें पता लग रहा है ना कि चारकोल कुछ स्पेशल बॉन्ड नहीं बना रहा, इट इज जस्ट यूजिंग सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ऐसे मैंने आइडेंटिफाई किया बिटवीन केमिसॉप्शन एंड फिजियोसॉप्शन. अभी बताता हूँ, तुम्हें और क्लियर हो जाएगा. एक चीज ये समझो कि केमिसॉप्शन का एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, डाइहाइड्रोजन इज एड्सॉर्ब ऑन निकल बाय वैन डर वाल फोर्सेस. ठीक है, तो निकल की सरफेस पे हाइड्रोजन एड्सॉर्ब होता है बाय
वॉन डेर वाल फोर्स ये फिजियोसॉर्प्शन का एक एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, और एक यहाँ पे एक टर्म आ रहा है एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। वो क्या कह रहा है? केमिसॉर्प्शन, समटाइम्स केमिसॉर्प्शन को एक एनर्जी चाहिए होती है उसको स्टार्ट करने के लिए, एड्सॉर्प्शन को स्टार्ट करने के लिए, एंड दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन? केमिसॉर्प्शन को कि जनरेटर को स्टार्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल केमिसॉर्प्शन खुद स्टार्ट नहीं होता आसानी से, केमिसॉर्प्शन को स्टार्ट करने के लिए वी रिक्वायर सम एनर्जी, और अगर तुम उस एनर्जी को दे दो तो ऐसे एड्सॉर्प्शन को हम बोलते हैं, इस एड्सॉर्प्शन को तुमने एक्टिवेट किया, तुमने स्टार्ट किया, तो दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। तो व्हाट इज एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन? तुम बोलोगे केमिसॉर्प्शन समटाइम्स रिक्वायर an activation energy, and this activation energy when provided it leads to activated adsorption, ठीक है। इसका तुम कोई भी एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे रस्टिंग में भी वो टेम्परेचर से वेरी करता है, टेम्परेचर की हेल्प से, हीट की हेल्प से रस्टिंग में वो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से इट गेट्स एक्टिवेटेड एंड मेटल गेट्स रस्टेड। तो लो टेम्परेचर पे रस्टिंग नहीं होगी, हाई टेम्परेचर पे रस्टिंग ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे उसे एनर्जी मिल जाएगी। तो इन दिस केस इट कैन बी कॉल्ड एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देन हमारे, हाँ बोलो क्या डाउट है? वो उसने एटमॉस्फेयर से ले ली ना, जो हमारा रूम टेम्परेचर है उसी पे ही उसने एनर्जी ले ली। उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत कम थी, तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी तो उसे रूम टेम्परेचर पे ही मिल रही है, 30 डिग्री सेल्सियस पे ही, 25 पे ही, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत ही नहीं थी। बट अगर तुम उसे फ्रीजर में रख दोगे, हाँ टेम्परेचर में हीट होती है ना, और सराउंडिंग में हीट होती है, अगर जैसे हमारा रूम टेम्परेचर हाई होता है, अगर तुम उसे सपोज रख दोगे फ्रीजर में, तो फ्रीजर में इट विल नॉट रस्ट बिकॉज इट विल नॉट गेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट केमिसॉर्प्शन, एक चीज और केमिसॉर्प्शन और फिजियोसॉर्प्शन में देखो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया आयरन, हमारे एयर में तो O2 भी होता है, हमारे एयर में तो N2 भी होता है, हमारे एयर में और भी गैसेस होती हैं, CO2 भी होता है, बट जो हमारा आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, एंड इट ओनली फॉर्म्स बॉन्ड विद ऑक्सीजन, इट डज नॉट फॉर्म बॉन्ड विद नाइट्रोजन, so it does not absorb nitrogen, it does not absorb carbon dioxide. On the other hand, activated charcoal absorbs oxygen also, it absorbs nitrogen also, chlorine, कोई भी गैस दे दो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे स्क्रीन चल ही नहीं रही थी, 1 मिनट से कम रह गया, वैसे आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अगर दिख जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे अच्छा, कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे ये शो नहीं कर रहा स्क्रीन। सो कल हमारी क्लास है, मैंने स्केड्यूल भेज दिया है, ठीक है। कल पहले सोल्यूशन के और भी डाउट्स निकाल के ले आओ, कल एक्स्ट्रा क्लास है हमारी 2:30 से, नहीं जो टाइम मैंने भेजा वही टाइम है ग्रुप पे, ठीक है। और वैंट ऑफ फैक्टर कंप्लीट कर लेंगे, फिर सरफेस केमिस्ट्री शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास।